हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये हमारी 11th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है भारत की स्थिति। यहाँ पर ये देखो हमारा फर्स्ट चैप्टर है और ये है भारत की स्थिति, मतलब भारत की जो लोकेशन है उसके बारे में बताया गया है। तो आपने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा भारत की स्थिति के बारे में। तो यहाँ पर अगेन आपका चैप्टर है, हमें एक बार फिर से दोबारा से देखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं। जो मेन बातें होंगी हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर ज़्यादा लंबी वीडियो होने के बाद ना आपका पढ़ाई में मन लगता है और मैं भी बोर हो जाती हूँ पढ़ाने में। तो देखो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। जो मेन बातें होंगी उन्हीं पर फोकस करेंगे। अक्षांश और देशांतर का आपको पता होगा। अक्षांशीय रेखाएँ होती हैं और देशांतरीय रेखाएँ होती हैं। ये जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं इनको क्या बोला जाता है? अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। और जो स्टैंडिंग लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस, इनको बोला जाता है देशांतरीय रेखाएं। और इन दोनों लाइन से जब ये पूरी कंप्लीट हो जाती है तो इन दोनों लाइंस में ये जो जाल बन जाता है इसको बोला जाता है ग्रिड बोला जाता है। आपको होप है कि क्लियर हो गया होगा अक्षांश रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं। उसके बाद है कि हमें भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ज्ञात करना है। एक अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमें पता करना है कि भारत फैला हुआ है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर जैसे उत्तर में जम्मू कश्मीर है, दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी है, इधर गुजरात और इधर क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तो इसने अक्षांशीय मतलब ऐसे और देशांतरीय मतलब ऐसे, तो दोनों साइड से हमें बताना है कि भारत का जो विस्तार है वो कितना है। उसके बाद है कि जो भारत की मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। मुख्य भूमि का मतलब है कि यहाँ पर उत्तर से लेके और दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये बोली जाएगी हमारी मुख्य भूमि। उसके बाद गुजरात पश्चिम से लेके और अरुणाचल प्रदेश ये पूर्व तक है। ये हमारा पश्चिमी और पूर्वी कॉर्नर हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तर में जो बिंदु माना गया है वो है इंदिरा कोल। इसको बोला जाता है इंदिरा कॉल। और यहाँ पर क्या है? कन्याकुमारी है। यहाँ है गुहार मोती गुजरात में और यहाँ पर है किबिथू अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। कई बार एक एक नंबर के क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है। दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यहाँ पर दो बातें आएंगी, मुख्य भूमि और दक्षिणतम बिंदु। ये भी मैं आपको मैप के द्वारा क्लियर कर दूँगी। ये मैप के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। भारत का सीमांतवर्ती क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। इसका कहने का मतलब है कि जो भारत के यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी, कि भारत का जो एरिया माना गया है वो 21.9 किलोमीटर तक माना गया है। ये समुद्री मील की बात हो रही है। मील का डिस्टेंस आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये जो 12 समुद्री मील की बात हो रही है ये कितना होगा? 21.9 किलोमीटर का एरिया। तो किलोमीटर को तो आप अच्छे से समझते हैं। तो 21.9 किलोमीटर तक एरिया जो है वो हमारा एरिया है। वहाँ पर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। वहाँ पर कोई भी उद्योग हम स्थापित करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम कर सकते हैं। यदि कोई बाहर से कोई शिप वगैरह यहाँ पर आती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमारे एरिया में यदि कोई आती है तो उसको वहाँ के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये यहाँ इसलिए बताया गया है। उसके बाद है हमारे देश के दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। ये पॉइंट्स हैं, ये आप एक बार अंडरलाइन कर लें अच्छे से क्योंकि ये मेन बातें हैं। ये मैं मैप के द्वारा आपको क्लियर कर दूंगी। उसके बाद आप भारतीय अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें। हमें क्या करना है? जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है उन दोनों के को हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। जो दोनों लगभग कितने हैं? 30 डिग्री है। मतलब इसका कहने का ये है कि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो अक्षांशीय रेखाएं हैं ये इनमें जो डिग्री का डिस्टेंस बताया गया है वो 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री है। और यहाँ पर जो स्टैंडिंग लाइंस हैं गुजरात से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक ये भी कितना है? लगभग 30 डिग्री है। तो जो ये बताया गया है 30 डिग्री लगभग है, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लंबाई है दोनों में लंबाई में भी डिफरेंस है और चौड़ाई में भी डिफरेंस है। एक है 3214 और दूसरी है 2933। ये मैप के द्वारा मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो वास्तविक दूरी है
उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी कितनी है, और यहाँ उत्तर से लेके दक्षिण तक जो वास्तविक दूरी है डिस्टेंस में वो 3214 किलोमीटर है। उसके बाद पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी कितनी है, यहाँ पूर्व से लेके और पश्चिम तक जो दूरी है 2933 किलोमीटर है। इस अंतर का क्या कारण है, ये जो डिफरेंस है उसका रीज़न क्या है, तो उसके बारे में हमें पता करना है। अब उसके बाद है कि जैसे जैसे यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो रेखाएं देशांतर रेखाओं के बीच दूरी घटती जाती है। कि जैसे मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी लाइन है कौन सी है, 0 डिग्री की भूमध्य रेखा की। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे पोल की तरफ, जो एरिया होता है लाइंस का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वही बताई गई है कि जो दो समांतर रेखाएं हैं उन रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो घट जाती है, क्योंकि ये रेखा यहाँ ख़त्म हो रही है और दूसरी रेखा और ऊपर जाकर ख़त्म हो रही है, तो उनके बीच का क्या हो गया, डिस्टेंस कम हो गया। जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी हर जगह एक सी रहती है। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अब देखो इसने क्या बताया, देशांतर रेखाओं, जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये स्टैंडिंग वाली, इनमें क्या होता है डिस्टेंस, ये क्या हुआ, जो बीच में सेंटर में आएगी उसका बढ़ता चला जाएगा। और अक्षांश रेखाओं के की जो दूरी है वो क्या है, वो हमेशा एक जैसी हर जगह एक सी रहती है। मतलब ये जो डिस्टेंस है अक्षांश रेखाओं का, जो लेटी हुई रेखाएं हैं उनका हर जगह इक्वल होता है, उसमें अप डाउन नहीं होता है। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में है। जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है उष्णकटिबंध में, भारत को 3 कटिबंधों में बांटा गया है। 23.5 डिग्री तक है, उसके बाद 66.5 डिग्री तक दूसरा है, और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक तीसरा है। तो जो बीच वाला है भूमध्य रेखा से 23.5 इधर मकर रेखा और 23.5 इधर कर्क रेखा, तो यहाँ पर बीच वाला कौन सा है, उष्णकटिबंध है। उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्मी, तो इस कटिबंध में क्या होगा, गर्मी काफ़ी होती है। उसके बाद है शीतोष्ण, जो बीच वाला है 23.5 से 66.5 डिग्री वाला, इसको बोला जाता है शीत प्लस उष्ण, मतलब ठंडी और गर्मी दोनों से मिलके बना है, तो इसलिए इसको बोला जाएगा शीतोष्ण। तो यहाँ पर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो इक्वल होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। उसके बाद है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध क्या होगा, शीत मतलब ठंडी, तो यहाँ पर क्या होगी, जो ध्रुवों की साइड जो होंगे वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो 3 ताप कटिबंध है, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसने बोला है कि जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है वो उष्ण कटिबंध में है। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है ये कहाँ है, क्योंकि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, भारत के बीच में से गुजरती है, तो उसका जो नीचे वाला एरिया है वो क्या हो गया, उष्ण कटिबंध में आएगा। क्योंकि 23.5 डिग्री से ऊपर वाला ही तो शीतोष्ण बताया ना मैंने, तो यहाँ से 0 डिग्री से और 23.5 ऊपर तक क्या होगा, उष्ण कटिबंध में आएगा। उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध और कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध, ये अब इसके भी क्या कर दिए, इसने सब पार्ट कर दिए और भी छोटे भाग कर दिए हैं। यही स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। जो हर जगह अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं उन सब के लिए ये कारक क्या हैं, उत्तरदायी होते हैं। इन कारकों की वजह से वहाँ पर डिफरेंस पाया जाता है। अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे कि जो देशांतरीय विस्तार है, जो स्टैंडिंग लाइन्स है, उसकी वजह से जो भारत के लोगों पर इसका जो प्रभाव पड़ा है उसका अध्ययन करेंगे। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, क्योंकि यहाँ पर जो अक्षांश रेखाएं हैं और जो देशांतर रेखाएं हैं लगभग दोनों में क्या बताया है, 30 डिग्री का अंतर है दोनों में, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटों का अंतर पैदा कर देता है। वो 2 घंटे का अंतर कैसे है कि जैसे पृथ्वी है, यहाँ पर क्या है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं, तो यहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं, सबसे पहले जो एरिया उसके पास में होगा वहाँ पर प्रकाश आएगा, उसके बाद जो दूर होता जाएगा तो वहाँ क्या होगा, धीरे धीरे प्रकाश फैलता जाएगा। तो इसी वजह से वहाँ पर डिफरेंस पाया जाता है कि 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि जो सूर्य होता है उसको 1 डिग्री, जो पृथ्वी है हमारी उसको 1 डिग्री पूरा करने में 4 मिनट लगती हैं। और यहाँ पर क्या बात हुई थी, 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का अंतर है तो ये लगा लो 30 और क्रॉस 4 मिनट, तो 30 डिग्री हो गया, 3 चौक 12, 12 ये हो गया और 0 ये ऐसे आ गई, 120 मिनट होगी। 120 मिनट है तो मतलब 2 घंटे का डिफरेंस पाया जाएगा यहाँ पे। तो ये 2 घंटे का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया है। भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित हैं। जो भारतीय मानक समय है वो कितना है हमारा, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री है ना। तो ये कहाँ से है, उत्तर प्रदेश में जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से मानक समय माना गया है।
उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है और पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियां एक जैसा समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि बात है, कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखे इसमें मानक यहाँ में उत्तर गुजरती है। फिर से वही बात आई है कि जो उत्तर पूर्वी एरिया है वहाँ पर और जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय हो जाता है। कहाँ पर उदय पहले होगा? जो पूर्वी एरिया है, क्योंकि सूर्य हमेशा कहाँ से उदय होता है? पूर्व से उदय होता है। ये आपने अपने बड़ों से भी सुना होगा। तो सूर्य हमेशा पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में छिपता है। तो हमारा पूर्वी भाग कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है। तो सबसे पहले सूर्य कहाँ आएगा? अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में आएगा और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसको 2 घंटे, जो लास्ट में हमारा क्या है? गुजरात है। गुजरात में पहुँचते पहुँचते उसको 2 घंटे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब ये देखो मैप के द्वारा आपको क्लियर करना है। ये हो गया मैप हमारा। तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो ये है हमारी मुख्य भूमि कन्याकुमारी, और जो 6 डिग्री ये आपको यहाँ पर छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट है। और यहाँ क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट है। जो दक्षिणतम बिंदु, यदि कभी भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और यदि ये पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। उसके बाद पश्चिमी बिंदु की बात करें तो पश्चिमी बिंदु कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में यहाँ पर क्या है? गुहार मोती। गुहार मोती सबसे पश्चिमी बिंदु। यहाँ पर काफ़ी सारे नाम आ जाते हैं निकल के, सिकरिक है, गुहार मोती है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में जो पूर्वी बिंदु माना जाता है, ये कौन सा है? किबिथू। इसको माना जाता है सबसे पूर्वी बिंदु। और उसके बाद है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहाँ है? जम्मू कश्मीर का ये सबसे ऊपर वाला जो एरिया है, ये है इंदिरा कोल। तो यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो देखो, ये यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होके 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होके अब तक जा गया। और यहाँ क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट है। तो दोनों की जो डिग्री का डिफरेंस है वो क्या है? 2 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है यहाँ के और यहाँ के डिफरेंस में। उसके बाद है कि यहाँ पर भारत के 2 द्वीप हैं, लक्षद्वीप है और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इधर कौन सा है? अरब सागर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है। और भारत के नीचे कौन सा है? हिंद महासागर है। अब है भारत के जो पड़ोसी स्थलीय जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? इधर पाकिस्तान, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर इसको याद करने की एक ट्रिक है बचपन में भी, ये बचपन में बी ए। देखो अब मैं क्लियर कर देती हूँ। बी फॉर बांग्लादेश, ये यहाँ हो गया हमारा बांग्लादेश। सी फॉर चाइना, पी फॉर पाकिस्तान, न फॉर नेपाल, मे फॉर म्यांमार, ये यहाँ पर म्यांमार है। बी फॉर भूटान और ए फॉर अफ़गानिस्तान। तो ये हो गए हमारे स्थलीय सीमा वाले देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं। और यदि हम बात करें अपने जलीय सीमा वाले देशों की, तो यहाँ पर एक तो श्रीलंका है और दूसरा है मालदीव। ये हमारे 2 कौन से हैं? तटीय पड़ोसी देश हैं। तो ये हो गया हमारा मैप का। अब उसके बाद ये बताया गया है कि पूर्वी जगत में भारत की स्थिति। देखो यहाँ पर कुछ लाइंस बताई गई हैं। जो डायरेक्ट लाइंस हैं ये क्या है? एयरलाइंस की दिखा रही हैं। और जो डॉटेड लाइंस है वो क्या बता रही हैं? समुद्री रास्ते बता रहे हैं। तो हमारा जो भारत है उसमें क्या था कि पहले पड़ोसी देशों से जो लोग यहाँ पर आए थे, क्यों आकर्षित हुए थे? क्योंकि यहाँ पर अच्छे से हमें क्या था? एक तो कपास की खेती होती थी, दूसरा मसालों के कारण यहाँ पर लोग आने आकर्षित हुए। और उन्होंने क्या किया? हमारे यहाँ से ही धीरे धीरे वो आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने हमारे यहाँ पर कब्जा कर लिया और हमें अपना गुलाम बना लिया। तो ये क्या थे? ये रास्ते बताए गए हैं कि कैसे ये रास्ते एक दूसरे को आपस में मिलाते हुए थे और हमारा दूसरों देशों के साथ जो व्यापार था उसके बारे में बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पर है कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यदि जैसे मान लो ये बॉक्स है पूरा, और इस बॉक्स में यहाँ पे से लेके यहाँ तक भारत और ये इधर तक फैला हुआ है। तो ये क्या है? हमें सिर्फ ये एरिया नहीं लेना है, ये हो गया एक वर्ग। यहाँ पर वर्ग की बात हुई है। तो इस पूरे एरिया के जो बताया गया है एरिया, वो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है।
जो विश्व के स्थलीय धरातल को 2.4% भाग है। मान लो पूरी पृथ्वी में हम कितना एरिया लेकर बैठे हैं, 2.4% एरिया है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब जो पहले बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं, इसके लिए है रुकुबाई, RUCCPAI, R फॉर रशिया, U फॉर USA, C फॉर चाइना, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। तो हमारा जो देश है वो 7वें नंबर पर आता है। हमारे देश से पहले कौन कौन से हैं, ये 6 दूसरे देश हैं जो हमारे देश से बड़े हैं। उसके बाद है आकार की बारी। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत हैं, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वन आच्छादित पहाड़ियां हैं। जो हमारा उत्तर पूर्वी भाग है और दक्षिणी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश वाला हो गया, और यहाँ पर दक्षिणी भाग हो गया जिसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर क्या है, हमेशा बारिश ज़्यादा होती है, तो बारिश ज़्यादा होने की वजह से वहाँ घने जंगल पाए जाते हैं, तो अधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। जबकि मरुस्थलों में रेत के विस्तृत फैलाव है। अब है भारत के 2 मरुस्थल हैं। 2 मरुस्थल, एक तो थार का मरुस्थल है, कहाँ है, राजस्थान में। दूसरा है लेह लद्दाख वाला मरुस्थल, वो कैसा है, शीत मरुस्थल है। तो भारत के 2 मरुस्थल, गर्म मरुस्थल कौन सा है, थार वाला, और ठंडा मरुस्थल कौन सा है, लेह लद्दाख वाला। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश। जो हिमालय पर्वत है, अब इसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, कि जैसे जो भारत का एरिया है, ये इधर हो गया भारत में जो हिमालय पर्वत है, ये यहाँ भी दक्षिण की तरफ झुका हुआ है और इधर जाके भी दक्षिण की तरफ झुका हुआ है। तो भारत में इसको क्या बोला जाता है, हिमालय बोला जाता है। पाकिस्तान में इसको सुलेमान बोला जाता है। अफगानिस्तान में हिंदू कुश बोला जाता है। तो इसने बात की है उत्तर पश्चिमी, उत्तर का पश्चिमी कौन सा हो गया, इधर वाला भाग। तो यहाँ पर हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये भारत के नाम के बारे में बताया कि जो भौगोलिक, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके कारण जो भारत का नाम पड़ा वो क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें कौन कौन से देश आते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत, ये सारे देश इसमें आएंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। और जो प्राचीन टाइम था, भूतकाल मतलब प्राचीन टाइम की बात हो रही है, प्राचीन टाइम में जो हिमालय था वो अपनी अन्य श्रेणियों के साथ, जो इसको श्रृंखलाओं में बांटा गया है, वो क्या करता था, एक फिजिकल अवरोधक का काम करता था, कि क्योंकि वहाँ से जो आने वाली ठंड है, हिमालय पर्वत की वजह से वो भारत के उत्तरी भाग में ठंड नहीं पहुँच पाती है। खैबर, बोलन, शिपकिला, नाथुला, ये क्या हैं, सारे दर्रे हैं। दर्रे क्या होते हैं कि पहाड़ी रास्तों के बीच में से कुछ रास्ते बन जाते हैं नेचुरल वे में, घाटियों के द्वारा, नदियों के द्वारा, जहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया जाता है। तो ये क्या है, प्राकृतिक रास्ते हैं जिनको दर्रे बोला जाता है, को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। अब इसने बोला कि कुछ ऐसे दर्रे हैं, खैबर, बोलन, शिपकिला, नाथुला तथा बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। मतलब ये दर्रे हैं जहाँ से हम उसको पार करके जा सकते हैं, बाकी जो एरिया था उसको पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। जो हिमालय पर्वत है उसने भारतीय उपमहाद्वीप में ये सारे देश आ गए हैं जिनकी अभी हमने बात की थी। तो ये क्या है, एक अलग ही पहचान दिए हुए हैं। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें सारी चीज़ों का पता चल गया है कहाँ से क्या है, तो हम इन सब के बारे में बता सकते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। अब है प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। यहाँ पर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। तो भारत का जो दक्षिणतम भाग है वो 3 साइड से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप भी बोला जाता है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। जो प्रायद्वीपीय भाग है वो कहाँ उभरा हुआ है, हिंद महासागर की तरफ उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा कौन सी है, ये इधर वाला जो एरिया है जो समुद्र से पानी से लगा हुआ है उसको बोलेंगे हम तटरेखा। यहाँ पर क्या है, 7517 किलोमीटर तक का एरिया है। यदि हम इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया दोनों को इंक्लूड करते हैं तो कितना है, 6100 किलोमीटर है। और इसमें लक्षद्वीप
और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यदि इनको इंक्लूड करते हैं दोनों का एरिया तो बन जाता है 7,516 पॉइंट समथिंग है, इसलिए इसको 7,517 माना गया है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। भारत में काफ़ी संसाधन पाए जाते हैं। अब है भारत एवं उसके पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है। जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ भारत स्थित है। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर अरब सागर और यहाँ बंगाल की खाड़ी, और यहाँ किससे मिली हुई हैं? अरब सागर से। तो ये क्या करती हैं? एक भुजा का काम करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। जो हमने भारत के मैप से नीचे वाला मैप देखा था, जिसमें मैंने बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन्स हैं वो किसको दर्शाती हैं? वायु मार्गों को, और डॉटेड लाइन्स किसको दर्शाती हैं? समुद्री मार्गों को। तो वहाँ पर उनके बारे में कि हम उन मार्गों के द्वारा किससे जुड़े हुए हैं? अपने पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं। श्रीलंका और मालदीव क्या हैं? हमारे तटीय पड़ोसी देश हैं। हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। ये भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। उसके बाद खाड़ी तथा जल संधि में अंतर कीजिए। अब आपको खाड़ी में और जल संधि में दोनों में डिफरेंस बताना है। ये आपका आज का होमवर्क है। उसके बाद है बस हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। ये क्वेश्चंस हैं, आपको ये अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर था जो पाक जल संधि थी और मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पर देखो ये है यहाँ वाला एरिया। यहाँ क्या है? पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी। ये वाला एरिया है जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो यहाँ इसकी बात हो रही थी। तो उम्मीद है बच्चों आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है या तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या फिर यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।